गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलिसन फाइनली जो एलिमिनेटर राउंड रहता है उसे जीत जाती है और वो अपनी टीम को जिताती है और पूरी टीम उसके साथ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उन लोगों के लिए ये जीतना। और जैसे ही वो लोग जीतते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होने लग जाते हैं, वो अपनी टीम के साथ टाइम बिताते हैं। क्रियांशी जो रहती है वो उसके जो डैड रहते हैं वो उसके पास आते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर कर देती है। वो बिल्कुल भी उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देती है। दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है वो बजर राउंड करती है। उस बजर राउंड के बाद एक और राउंड होता है टास्क पे, जिस राउंड में उसे दिया जाता है कि उस राउंड में उसे मतलब फ्रीज रहता है कि उसमें फैमिली मेम्बर्स आते हैं। जैसे उसकी श्रेया की मॉम आती हैं, वो जूनी को बहुत कुछ बोलती है और जूनी को डराने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा डरती भी नहीं है, वो काफ़ी गुस्से में हो जाती है। तीसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि सोया ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया रहता है कि वो प्यार करती है और उसके डैड ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और उन्हें लगता है कि अब क्या हो गया, अब उसके आगे। अम, वो पूरी रात भर उसके जो डैड रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में हो जाते हैं क्योंकि उसके डैड ने कभी ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी और उसके डैड एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे, मतलब वो प्राइवेट ऑफिसर थे और उन्होंने बहुत अच्छा से काम किया था, वो इंजीनियर थे। तो अभी तो वो फ़िलहाल रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन उस ज़माने के वो बहुत अच्छे इंजीनियर थे, तो उन्हें ना चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती थी, मतलब उनको टेक्नोलॉजीज़ भी जानते थे। तो वो जब ये सारी चीज़ों का रिसर्च करते हैं तो वो पूरी रात भर नहीं सो पाते हैं और ये कश्मकश में रहते हैं कि जब हमारा ज़माना था उस ज़माने में हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी और क्या था ये। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि ये जो ज़माना था ये मुगल्स के टाइम से भी आ रहा है, जो हमारे क्या बोलते हैं जो महाभारत इन सब के टाइम से ये सारी चीज़ें आ ही रही है। मतलब गे हो गए, लेस्बियन हो गए, ये उस ज़माने में भी रहा करते थे पुराने एशियन टाइम पे भी, पर फ़र्क इतना था कि बस वो सामने के सामने नहीं आता था चीज़ें। और आज ऐसा ज़माना हो गया कि ये सब चीज़ें सबके सामने आ रही है, तो यही चीज़ देखने को मिलती है। उसके डैड पूरी रात भर इसी तरीके से इधर उधर करवट लेते रहते, तब उसकी मॉम एकदम से जब देखती हैं तो एकदम से अपने शौहर को कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी रात को क्यों जग रहे हो। तो वो कहती कुछ नहीं, आप सो जाइए, मुझे थोड़ा सा काम है। और ऐसे उठ के वो चले जाते हैं, वो बाहर हॉल में जाते हैं और हॉल में वहाँ बैठ के ना कर रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा सा डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर ना जोया जो रहती है वो फ़ोन पे बात कर रही रहती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना के साथ बात कर रही थी। अब आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का टाइम और इंडिया का टाइम दोनों अलग हो जाता है एग्जैक्टली। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया जा चुकी थी, तो वो जैसे ही वहाँ जाती है तो वो अपने बात कर रही रहती है, तो उसे काफ़ी उसके पापा देख के शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जब उसके पापा वहाँ बैठ के देखते हैं जोया को कि वो कितनी खुश होकर बात कर रही है, उसके बात करने का तरीका एकदम अजीब सा था, वो बहुत खुशकून था। कहते ना जब आप जिससे सबसे ज़्यादा बेहद प्यार करते हो उस इंसान से अगर आप अपनी पसंदीदा इंसान के साथ जब कॉल पे बात करते हो तो आपका बोलने की बॉडी लैंग्वेजेस बहुत अलग होती है और मीन्स जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसके साथ वक्त काटते हो, उसके साथ बात करने की बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होती है। तो यही कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी वहाँ पर हमें। तो वहाँ पर उसके डैड की जब चीज़ें धीरे धीरे नोटिस करते, हालांकि उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि जोया ने हेडफोन लगा के बात कर रही थी, पर उसके डैड जब ये देखते तो उसे खुशी भी होती है कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा खुश है, पर दुख भी इस बात का होता है कि वो खुश भी उस इंसान के साथ है जो एक लड़की है। हालांकि अब वो किस तरीके से अपनी बेटी की खुशियाँ देखेंगे ये तो उनको समझ में नहीं आता है। फिर ये पूरा दिन इसी तरीके से, मतलब पूरी रात इस तरीके से बीत जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो उसकी जो अम्मी आती हैं वो जब डाइनिंग टेबल पे सब बैठते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तभी उनके डोर में एक बैल बजती है। तभी जोया कहती है मम्मी अम्मी मैं देखती हूँ। और वो जाकर जैसे ही डोर ओपन करते तो वहाँ पर आकुब खड़ा रहता है। आकुब एकदम से भागते हुए आता है और आकर बैठता है, बोलता है कि अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू अस्सलाम वालेकुम। तभी वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फिर वो उसके साथ बैठ जाता है। फिर वो कहता है अम्मी हमने बताया था ना कि हमें निकाह करना है अब सोया के साथ, तो मैंने ना बहुत अच्छा सा समय भी देख लिया है। मैंने अपने काजी से बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि ये समय बहुत अच्छा है, आज से एक हफ्ते के बाद शादी का बहुत अच्छा सा टाइम है, हमें उसी समय कर लेनी चाहिए ना। तो तभी सोया एकदम से शौकीन नज़रों की तरफ आकुब की तरफ देख रही रहती है और वो एकदम से कहती है आकुब
तुम बचपन में गिर गए थे क्या? तो आपको बोलता है क्या बात कर रही हो सोया, तुम ऐसे मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से क्यों बात कर सकती हो? आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा शौहर बनने वाला हूँ। तो वो चुप रहती है, चुप से एकदम से बोलती है शौहर बनने वाले हो, बने नहीं हो। और पहली बात तो तुम मेरे शौहर बनोगे भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। अब्बू आप बताइए हैं कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो वो अब्बू चुप रहते हैं, कहते हैं कि सोया थोड़ा सा शांति रखो। तभी वो कहते हैं तुम इतनी जल्दी शादी के लिए क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं कि अब्बू हमारा हमारी शादी को 6 से 7 महीने पहले हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब इतना वक्त थोड़ी ना लगता है, अभी फटाक से हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्यों अम्मी? तो अम्मी कहती कि शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल ही करनी है। पर तुम 1 हफ्ते में हम तैयारियां कैसे करेंगे? 1 हफ्ते में हमारे इतने सारे रिश्तेदार हैं, हम उन लोगों को कैसे बुलाएंगे? थोड़ा सोचो ज़रूर, तुम कितनी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तो तभी सोया की तरफ वो देख के बोलता है क्या करे, प्यार बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अब मुझे मुझे जोया से दूर रहा नहीं जाता है। और जोया प्लीज़, मैं शादी सच्ची में तुमसे करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना सीरियसली प्यार करता हूँ, और जब मैं सीरियसली हूँ तुम्हारे लिए तो तुम प्लीज़ ये बात को समझो ना। क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो तुम? पता करते हैं ना, चलो। तो तभी वो अपने अब्बू की तरफ देख के बोलती है, और अब्बू की तरफ देखते हुए बोलती है अब्बू आप हमारी सारी बात सुनते हैं, बचपन से लेके आज तक आपने हमें हमारी मर्जी का करने दिया है। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, हम इनके साथ शादी नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी उसकी जो अम्मी रहती है वो गुस्से में आ जाती है और बार बार एक ही चीज़ बोलती है क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी? तुम बार बार एक ही चीज़ रट लगाई क्यों बैठी हो? तुम्हें शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? उससे पहले कि वो कुछ बोलती कि वो एकदम से बोलने वाली थी वो किसी और से प्यार करती है, तभी उसके अब्बू एकदम से कह देते हैं आप इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं? हमारी बेटी हम उसे समझा देंगे। आपको हमें वक्त चाहिए, इतनी जल्दी शादी के कोई डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। फिलहाल हम इस बारे में बात करेंगे, तुम ब्रेकफास्ट करो। और तभी वो कहते हैं कि सोया उसे ब्रेकफास्ट दो। जोया का तो मन कर रहा था कि उसे उठाकर फेंक दूं, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती थी बेचारी, उसके अब्बू ने कह दिया था। और उसके अब्बू ने इतने अच्छे से उसकी बात सुनी थी, तो उसे भी अपने अब्बू के साथ बहुत अच्छे से पेश आना था, इसलिए वो अपने अब्बू की बात सुनती है। तभी जब वक्त का थोड़ा सा माहौल होता है और ये जो मतलब जो सास और दामाद रहते हैं इन दोनों की कुछ ज़्यादा ही पट रही रहती है। आकूब जो जोया की अम्मी रहती है उसे बहुत पटाने की कोशिश कर रहा रहता है, और ये देखकर सोया काफ़ी ज़्यादा जल रही रहती है, गुस्सा आ रहा रहता है, ऐसा लग रहा रहता है कि दुनिया की क्या ताकत करूँ जिससे इन दोनों को मतलब मार दूँ। थोड़ी देर के बाद हमें दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्रिस्टीना रहती है वो फाइनली अपने मॉम के पास जाकर बैठती है, और जब वो अपने मॉम और डैड को एक बार ब्रेकफास्ट पे बुलाती है और उन लोगों के साथ बैठती है, तभी उसकी मॉम कहती है तुम मुझे कुछ बताने वाली थी क्रिस्टीना। तभी क्रिस्टीना एकदम से जूस पीते हुए बोलती है yeah mom, I want to say something to you, and that don't be held out yelled out, don't be yelled out, so please you guys listen everything in a very calmly way. um, I'm in love. तभी उसके डैड बोलते हैं wow, that's good. I'm happy that you are fall in love with someone, because from the last 2 years you are very quietly, you are not listening to anyone. So I think that you are not going to be married and in the future. But yeah, I'm very happy. Who is that lucky guy? Maybe Jazz is here very close to you. ही इज़ वेरी लकी गाय। जब क्रिस्टीना ये सारी बात सुनती है कि उसके डैड बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम किसी से प्यार करने लग गई हो, और मुझे तो ये लग रहा था कि 2 साल में तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि मैं कभी किसी से शादी ही नहीं करूँगी या कभी किसी के साथ कुछ रहूँगी ही नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और वो लकी इंसान कौन है? जैज़ है क्या वो लकी इंसान? बट उससे पहले कि क्रिस्टीना कुछ कहती तभी उसकी मॉम कहती है आप भी ना
इतने स्पीड में इतनी तेज तेज से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो वो बड़ी मुश्किल से हमसे बात करने आई है, ऊपर से उसमें भी आप पहले अजम्पशन कर लो कि ये होगा वो होगा। ठीक है क्रिस्टीना, तुम मुझे बताओ कौन है वो। तभी क्रिस्टीना कहती है, मॉम, डैड, I hope you will understand it in a very quiet way. I'm in totally in love with someone, but that person is not not a man, not a boy. I've fallen in love with a woman. तभी उसके डैड जो रहते हैं वो अपना जो हाथ रहता है उसके डाइनिंग टेबल पे रखते हैं और एकदम से टैप करते हुए बोलते व्हाट। तो उसकी मॉम कहती हैं कि आ, तुम सीरियस हो। तो क्रिस्टीना कहती है या मॉम एंड डैड आई एम सीरियस अबाउट दैट। तो उसकी जो मॉम रहती हैं वो थोड़ा सा आगे जाती हैं और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती हैं completely okay। तो वो कहती come on mom, yes it's completely fine, I'm saying something to you। तभी उसकी मॉम कहती है ओके, इफ़ यू आर फॉल इन लव विद अ गर्ल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वो लकी लड़की कौन है। तो उसके डैड ऐसे उसी तरफ घूमने लग जाते हैं, सबसे पहले अपनी वाइफ की तरफ, क्योंकि उसकी वाइफ जो रहती हैं, जो क्रिस्टीना की एक्चुअली मॉम रहती हैं, वो कितना कैजुअली रिएक्ट करती है ना, वो बहुत शॉकिंग था। और इससे पहले कि वो कोई कुछ कहता तो उसके डैड कहते हैं व्हेन योर मॉम इज रेडी फॉर दैट I don't have any problem. I was completely sure that your mom will be going to be react. But yes, who is that lucky girl? जब क्रिस्टीना ये सुनती है अपने डैड के मुंह से कि मुझे लगा तुम्हारी मॉम बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करेगी, लेकिन जब तुम्हारी मॉम ओके है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कौन है वो लकी गर्ल। तो क्रिस्टीना स्माइल करती है और स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू गाइस, यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी गुड वे, दैट वाज अ इंडियन गर्ल। तभी उसकी मॉम कहती है ओह वाओ, तुम्हें इंडियन लड़कियां पसंद आने लग गई हो, वेरी शॉकिंग। वैसे वो कौन इंडियन लड़की है। तभी वो उसे बोलती है दैट इंडियन गर्ल इज एक्चुअली Soya. Soya is a pilot and she is amazing. She is a totally. I will show you the pic of पिक ऑफ हर। तो ऐसे करके वो अपना मोबाइल उठाती है और पिक दिखाती है, जिस पिक को देखने के बाद वो देखने लायक होती है। तो उसकी मॉम एंड डैड बहुत ज़्यादा काफ़ी हैप्पी होते हैं। तभी उसकी मॉम एकदम से पूछती है क्रिस्टीना। तभी क्रिस्टीना उसे देख के बोलती है हाँ माँ, देखो बेटा, मुझे तुम्हारे प्यार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि प्यार किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मुझे तो यही भी तक पता है कि तुम एरिक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जब एरिक तुम्हारी लाइफ से चली गई तो तुम सैड हो गई थी। तभी क्रिस्टीना एकदम शॉकिंग नज़रों से अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है हाउ डू यू नो दैट। तो उसकी मॉम स्माइल करते हुए बोलती है क्रिस्टीना, 9 मंथ्स मैंने तुम्हें पाला है, तो मुझे पता नहीं होगा कि मेरी बेटी का क्या है। वेल, जिस दिन तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी तो मैं तुम्हारे रूम में क्लीन करने गई थी, तो मैंने तुम्हारे बहुत ब्यूटीफुल से एरिक के गिवन लेटर्स दिए जिसमें उसने अपना लव कन्फेस किया था। और उससे ज़ाहिर से पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और तुम दोनों का क्लोजनेस, एक दूसरे के पास आना, वो सब मुझे पता है। सो सिंपल थिंग इज़ दैट। तो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी ये सब। तो बट वो इंडियन है, उसके मॉम एंड डैड रेडी होंगे। और इंडियन में भी सोचो, वो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है जिस कम्युनिटी में कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो रेडी होगी। तभी वो कहती है मॉम, she is trying her best to confess her, she is trying her best to convey her mom and dad, convince her mom and dad about this marriage. uh, if she convinced that, then you guys have to go to talk their parents about our marriages and accept that. So उसकी मॉम जब ये सुनती हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रही है, और अब जब वो कन्विंस कर लेगी तो आप लोग जाकर
मैं ऐसी बात कर रही हूँ। तो ये सुन के उसकी मॉम बोलती है ठीक है। आखिर उसकी मॉम इंडियन रह चुकी हैं तो उन्हें पता था कि इतने इजीली तो जो क्रिस्टीना सोच रही है वैसा पॉसिबल नहीं है, पर अपनी बेटी का दिल तोड़ना भी तो सही नहीं था। दूसरी तरफ जो जोया रहती है वो क्या करती है, आकुब को बाहर भेज देती है। जब जैसे वो आकुब को बाहर भेजती है तो अपने डैड की तरफ एकदम से बोलती है, डैड मैंने आपको कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। तभी उसकी मॉम एकदम से चिल्लाने लगती है कि क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी, तुम इतना ज़्यादा इशू क्यों क्रिएट कर रही हो। तभी वो कह देती है डैड आप बताओगे मॉम को या मैं बता देती हूँ। तभी वो उसी अपनी जो उसकी मॉम रहती है वो गुस्से से देखती है कि क्या बताना है तुम्हें, तुम दोनों बाप बेटियां मुझसे क्या छुपा रहे हो कह रहा। तभी वो उसके पापा कहते हैं नहीं जोया तुम कुछ नहीं बताओगी। तभी वो कहती है कि नहीं मुझे बताओ। तभी जोया एकदम से पानी को सीधे चला देती है, मॉम मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और ये लड़की वही है जो क्रिस्टीना है, जो यहाँ पर रहकर मेरी केयर कर रही थी एंड शी वाज अ वेरी केयरिंग नेचर टू मी एंड आई एम इन अ फॉल इन लव विद हर। सो आप प्लीज़ आप ये सब मेरी आकुब से शादी कराने की बात कम करिए। तभी उसकी मम्मी एकदम शॉक रहती है और उसके पापा की तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है जो श्रेया रहती है वो अब नॉर्मल हो चुकी रहती है, क्योंकि वो श्रेया जूनी को काफ़ी अच्छे से समझा चुकी थी कि उसकी मॉम की बातों को दिल पे ना ले। और जूनी ने भी एक चीज़ गलती कर दी थी कि एक बार उसने प्रिया की बातों को अपने दिमाग में ले लिया था और श्रेया ने उससे सीधे कह दिया था कि जब तुम्हें रिलेशनशिप सही से चलना नहीं आता है तो रिलेशनशिप को रखो ही मत। तो ये बात सुनकर ना वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए जूनी अब श्रेया की सारी बातों को सुनती है। ऐसी बात चल रहा रहता है तभी एकदम से बिग स्टारडम एक एक करके ना सबको कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। तो एक जैसे कन्फेशन रूम बिग स्टारडम जैसे कन्फेशन रूम में बुलाते हैं तो सबसे पहले वो बुलाते हैं श्रेया को। श्रेया को बोला जाता है कि देखो मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया गया है एक सीक्रेट टास्क के लिए। इस सीक्रेट टास्क से तुम अपने आप को सेव कर सकती हो या फिर तुम जूनी को सेव कर सकते, तुम या अपने ही किसी पसंदीदा इंसान को सेव कर सकती हो जिसे जिसे एलिमिनेटर राउंड से तुम्हें बचाना मिल जाए। तो इस तरीके से वो एलिमिनेटर राउंड से बच के डायरेक्ट फिनाले में चली जाएगी। अब तुम डिसाइड करो तुम अपने आप को बचाना चाहती हो या किसी को भी। श्रेया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये एक टास्क उसे मिला है तो वो डायरेक्ट बोलती है मैं अगर एलिमिनेट भी हो जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुनी को बचाना चाहूँगी। तभी वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे लगा ही था बिग स्टारडम। और बिग स्टारडम थोड़े से फ्रेंडली तरीके से बात करते हुए बोलते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम जूनी को ही बचाओगे, ऑफ कोर्स तुम्हारी तो जान बचती है जूनी में। तो वो स्माइल करते बोलती है हाँ जान बचती है, और आपने जिस तरीके से मेरी जान को संभाला नहीं था आयुष के टाइम पे वो भी मैं नहीं भूलूंगी। तभी वो उसे कहता है अरे तुम हर चीज़ को ऐसे इतना ज़्यादा डीपली क्यों लेती हो, चलो जो हो गया सो हो गया उसकी बात को छोड़ो। वेल अगर तुम्हें उसे बचाना है तो एज यूजुअल बिग स्टारडम में हो तुम तो यहाँ पर ना टास्क मिलता है, अगर उस टास्क को तुम नहीं करोगी तो तुम नहीं जीत सकती हो। तो वो कहती है ठीक है मैं टास्क करने के लिए तैयार हूँ, श्रेया बोलती है। तो अब उसे ये टास्क मिला रहता है कि जूनी से उसे एक दिन तक बिल्कुल भी बात नहीं करनी है और जूनी जितनी बार तुम्हें आए उसे टोटली इग्नोर करना है। और अगर उसके जो इमोशनल पना अगर वो रो रही है, अगर इस बीच में तुमने पूरे 24 घंटे में अगर उसको तोड़ ताड़ के उससे बात कर ली तो फिर ऐसा होगा कि वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगी, या तो वो एलिमिनेट होगी या तो वो फिनाले में पहुंच जाएगी। अब दोनों चीज़ तुम्हें डिसाइड करनी है श्रेया। श्रेया उसकी ये बात को कबूल करती है और सीधे कहती है ठीक है आई विल एक्सेप्ट दैट टास्क, और ऐसे चला जाता है। फिर यहाँ से दूसरे कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है टीना को, और टीना को कहा जाता है कि अगर आपको अपने आप को सेव करना है तो अगर आप अपने आप को सेव कर सकते हो या अपने फेवरेट पर्सन को सेव कर देते हो। टीना सीधे कहती है कि मैं अपने आप को सेव करना चाहती हूँ। तभी टीना से बोला जाता है कि एक टास्क है कि आज पूरे दिन भर में तुम्हें खाना नहीं बनाना है, चाहे लोग तुम्हें कितना भी बोले कितनी भी चीज़ें करे तुम खाना नहीं बनाओगी, चाहे वो तुम्हें कितना भी टॉर्चर करे। अगर किसी ने तुम्हें खाना जिसके लिए तुमने खाना वाना बना दिया तो इस तरीके से तुम्हें हो जाएगा। और खाने का आज तुम्हें ही टास्क है और तुम्हें खाना किसी के लिए भी नहीं बनाना है। तो यही है, और भले तुम्हें ह्यूमिलेशन सहन करने पड़े, अगर सहन कर लो तो तुम फिनाले तक पहुंच जाओगे। अगर तुमने उस बीच में किया तो फिर
तभी टीना पूछती है कि मेरे साथ फिजिकली कुछ मारपीट तो नहीं होगी ना। तो कहते हैं कि बिग स्टारडम में हो, आपको फिजिकली आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है। लेकिन उसकी चीज़ों में आकर अगर आपने खाना बना लिया तो आप फिनाल तक नहीं जा पाओगे। इस तरीके से टीना को भी एक टास्क मिलता है। दूसरी तरफ जो एक और टास्क मिलता है वो हमारी आयु को मिलता है। आयु जो रहता है उसको बुलाया जाता है और आयु को कहा जाता है कि आप अपने फेवरेट पर्सन को सेव करना चाहते हो या खुद को। तभी वो कहता है कि मैं खुद को सेव करना चाहता हूँ, डायरेक्ट फिनाले में लेके जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम खुद को भी फिनाले में लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आज तुम्हें सबसे ज़्यादा लड़ाई जाफ़र के साथ करनी पड़ेगी। जाफ़र को पोक करना है, उसे इतनी सारी बातें सुनाना है, और जाफ़र और तुम्हारे बीच में काफ़ी लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जाफ़र इस लड़ाई में जाफ़र तुम्हारी बात पे थोड़ा सा पैनिक होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, अगर वो जाफ़र को गुस्सा नहीं आता है तो फिर तुम ये टास्क हार जाओगे। और अगर उसे गुस्सा आ जाता है और वो जीत जाता है, अगर उससे आ जाता है तो तुम चले जाओगे, वरना तुम फिनाले राउंड पे तुम एलिमिनेटर राउंड पे चले जाओगे और जाफ़र फिनाले पे चला जाएगा। तुम ये डिसाइड कर लो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब इस तरीके से टास्क गिवन हो चुके रहते हैं और टास्क स्टार्ट हो चुके रहते हैं, जहाँ पर जो हमारी 3 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है बिग स्टार डे में। तभी सुनी बाहर आती है और एकदम से नहीं, तभी श्रेया जब बाहर आती है तभी सुनी एकदम से उसके पास जाती है और उसे जाके से ही पूछती है, मुझे क्यों नहीं कन्फेशन रूम में बुलाया बिग स्टार में। और पूरा एक दिन उसे बात नहीं करनी रहती है, मतलब अब उससे उसकी बातों पे रिएक्ट ही नहीं करना रहता है। ये सबसे बड़ा टास्क था। तो जो हमारी श्रेया रहती है वो उसी तरफ देखती है और उसी तरफ बिना कुछ बोले वहाँ से टर्न होके चली जाती है। जूनी को लगता है इसे क्या हो गया, ये जब से अंदर से आई है ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। जूनी उसकी तरफ बच्चों की तरह, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा जो उसके आजू बाजू इर्द गिर्द घूमता रहता है और उसके पीछे पड़ती रहती है और पूछती रहती है, बताओ बताओ क्या होगा, बताओ ना। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो उसके आगे जाती है, बताओ ना क्या हुआ, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो। पर जूनी की इतनी सारी हरकतों पे भी श्रेया को बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं करती, चली जाती है। फिर वो वहाँ से जाकर टीना से बात करने लग जाती है। टीना सीधे सीधे कह देती है कि मैं तो खाना नहीं बनाने वाली हूँ, जिसे जो करना करे। यहाँ पर जो सब लोग होते हैं सब चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आज तो तुम्हारा टास्क था ना खाना बनाने का। तो कहते हैं हाँ था, लेकिन मेरा मूड नहीं है और मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है। तभी सब लोग उसको सुनाने लगते हैं कि इस तरीके से नहीं होता है, तुम ऐसे कैसे अपने टास्क से हट सकती हो, तुम्हें खाना बनाना था। सब उसे बोलने लग जाते हैं। तभी सब लोग बोल रहे थे। तभी जो टीना होती है वो एकदम से श्रेया की तरफ देख के बोलती है, तुम मेरा साथ तो दे दो यार। तो तभी श्रेया बोलती है कि मैं क्या साथ दूँ तुम्हारा। पर वो कहती है कि साथ दे दो। तो तभी उन दोनों के बीच में आंखों आंखों में एक डील होती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मेरा जो टास्क हो रहा है उसमें तुम मेरा साथ दे दो। और ये दोनों ना बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन की वे में चले जाते हैं। वहाँ पर जो आयु रहता है वो आयु जाफ़र को ज़्यादा पोक करने लग जाता है, ओबे सुन रे, तेरी बेडशीट इतनी गंदी रहती है, तू गंदे में सोता है, तू नाली का कीड़ा है, तू ये है तू वो है। वो उसको बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है। जाफ़र पहले बोलता है, अबे अपनी शक्ल देख ले ज़रा, और तू मुझे पोक करने आया, तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। और इस तरीके से ये दोनों के बीच में टास्क स्टार्ट हो जाते हैं, टास्क सबको करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो श्रेया बोलती है, ऑफ कोर्स उसका मन नहीं है बनाने का तो नहीं बनाएगी वो, तुम्हें इन लोग और वैसे भी इतना ज़्यादा तुम्हें फैमिली मैटर्स इन सब के लिए नहीं बोलना होता है। यहाँ पर जो रहती है जूनी को एकदम से आती है और एकदम से श्रेया को देखती है कि यार श्रेया दूसरों की से बात कर रही है पर मुझसे बात नहीं कर रही है। तभी श्रेया आके बोलती तुम, तभी श्रेया के पास आकर जूनी बोलती तुम मुझसे बात करोगी कि नहीं। जूनी जो की ये बात सुनकर श्रेया एकदम मुंह फेर लेती है और उससे साइड से होते हुए चली जाती है और सीधे कहती कि सुनो, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रिया तुम तो हद से ज़्यादा बोले जा रही हो, तुम ना इतना ज़्यादा मत बोलो। तो कहती है पर तुम्हें थोड़ी ना बोल रहे हैं, जिसका टास्क है उसे बोल रहे हैं ना, तुम क्यों बीच में हो रही हो। फिर अगर तुम्हें बोलेंगे तो फिर तुम स्टार्ट हो जाओगी कि देख लेना ये होगा वो होगा। ये सब चीज़ें नहीं होती। इस तरीके से उन दोनों के बीच में फाइट होती है। श्रेया जो रहती है वो पूरे तरीके से जूनी को इग्नोर कर रही रहती है और टीना जो रहती है वो समझ चुकी रहती है कि शायद टास्क उसका यही होगा। तभी वहाँ पर जो टीना होती है वो एकदम से जूनी का हाथ पकड़ती बोलती है, क्या है तुम जो श्रेया के पीछे बार बार घूमती रहती हो, श्रेया को बात नहीं करनी है तो मत करो ना।
वैसे भी थोड़ा तो कभी स्पेस दिया करो। तुम तो यार उसके साथ चिपकी रहती हो, अभी उसको स्पेस चाहिए। तुमने उससे शायद से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में कर दिया होगा जिसकी वजह से वो बेचारी नहीं बात कर पा रही है, और उसका कुछ रीज़न होगा। तुम्हें रीज़न को समझना चाहिए। तभी वो कहती छोड़ो तो मुझे, तुम मुझे मत समझाओ कि कौन हूँ क्या है। मुझे पता है कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती है, वो अभी बात करेगी मुझसे। ऐसे करके वो जाती है और फिर श्रेया के पीछे पड़ जाती है। अब श्रेया यहाँ सोचने लगती है, इस बच्ची को मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ और ये बच्ची मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। और वो हालांकि इस तरीके से ही पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी एलिसन रहती है वो जो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और इन दोनों के बीच में थोड़े से क्यूट से मोमेंट होते हैं और वो लोग चले जाते हैं। अब फाइनली फिनाले राउंड आ जाता है। फिनाले राउंड ऐसा राउंड होता है जिस राउंड में या तो इतिहास लिखा जाएगा या तो नहीं होगा। और आपको मैं सबसे पहले बता दूं, इनका मुकाबला जिस टीम के साथ रहता है वो सीआर रहती है, करेजियस लॉयर। करेजियस लॉयर एक ऐसी टीम रहती है जो पिछले साल का जो भी WPL हुआ था उसमें भी वो फिनाले तक गई थी, पर उस समय एसआर ने वो चीज़ जीत ली थी और सीआर रह गई थी। सीआर बहुत काबिल टीम है, उसने एक्चुअली जीजी को हरा कर, मतलब ग्रेट फ्रेंड्स को हरा कर अपनी एक अलग ही इमेज बनाई रहती है, और वो फाइनली यहाँ पर फिनाले तक पहुँच चुकी रहती है। अब फिनाले का मैच स्टार्ट होता है और टॉस होता है, जिसमें टॉस में क्या होता है कि सीआर जीत जाती है। अब सीआर जब ये टॉस जीतती है, करेजियस लॉयर, तब वो बैटिंग लेती है, और जब वो बैटिंग लेती है तो उसमें और सीआर की सबसे बड़ी एक क्या बोलते हैं, जो सीआर रहती है, सीआर की कैप्टन रहती है मारिया। जो मारिया रहती है वो वहाँ की कैप्टन रहती है। वो ऑस्ट्रेलिया की एक्चुअल में कैप्टन रहती है। उसके पास इतनी सारी ट्रॉफीज रहती है, और एलिसन जो रहती है वो उसकी एक टीम मेट हुआ करती थी। मतलब क्रिकेट की जो टीम होती है उसमें वो लोग टीम मेट हुआ करते थे, और आज सबसे बड़ी लड़ाई उसे अपनी ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करनी थी। बट क्या कर सकते हैं, ये तो गेम ही था। तो WPL की यही तो खासियत थी कि अपने ही अपनों के अलग खेलेंगे। फिर क्या होता है, जब ओपनिंग बैट्समैन आते हैं सीआर के, जिसमें जो हमारी जो दो रहती हैं, जो हमारी जो हमारी ओपनिंग करने के लिए हमारी मारिया जो कैप्टन रहती है वो आती है ओपनिंग करने के लिए, और श्रीपाली करके आती है। श्रीपाली जो रहती है वो हमारी इंडिया की रहती है, और वो बहुत अच्छी ओपनिंग बैट्समैन रहती है। तो वो दोनों जब ओपनिंग करने आते हैं तो देखते सब कुछ, मतलब माहौल एकदम अलग हो जाता है। जहाँ पर ये लोग बॉलिंग मारते हैं वहाँ पर छक्के चौके मारना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ ही, मतलब जब प्ले ऑफ चल रहा रहता है उस प्ले ऑफ में इन लोग इतने छक्के चौके मार रहे रहते हैं, और अपना इतना ज़्यादा स्कोर क्रिएट कर लिया रहता है। 64 रन्स तो इन लोगों ने आराम से स्कोर कर लिए रहते हैं। और अब ये देखकर जो हमारी डीडी टीम रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, जहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि यार क्या करे, मतलब कैसे करे क्या करे। तो फिर जो एलिसन रहती है वो भी अब हर चीज़ धीरे धीरे समझने लग गई थी, तो उसने भी अपनी जो फील्डिंग थी स्ट्रॉन्ग कर दी थी। सिमरन जो हमारे यहाँ की कैप्टन रहती है वो भी अपनी बॉलिंग्स की टीमों को चेंज करती है। फिर जैसी जो हमारी श्रीपाली रहती है उसको बॉलिंग करने के लिए जो शिखा जाती है, जैसी वो शिखा उस पर बॉलिंग करती है वो एकदम से आउट हो जाती है, और जैसी आउट हो जाती है वो एकदम मतलब सिक्सर मारती है और आउट हो जाती है। और वो 44 रन्स बना के आउट हुई रहती है, वो भी 27 बॉल्स पे, जो एक काफ़ी अच्छा स्कोर उसने क्रिएट किया था। और तब 64 पे 1 आउट हुए थे, और ये बहुत अच्छा श्रीपाली ने ये जो बैटिंग करी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। तभी उसके बाद दूसरा जो रहता है, जो हमारी नेक्स्ट बैट्समैन जो रहती है, जो भी आता है नेक्स्ट बैट्समैन उनके यहाँ का, उसे सोफिया बॉलिंग करने के लिए जाती है, और वो पहली बॉल पे ही उसे आउट कर देती है, बोल्ड कर देती है। और सोफिया यहाँ पे बता चुकी रहती है कि जब एलिसन 6 विकेट्स ले सकती है, मतलब उस समय, तो भाई मैं भी ऑस्ट्रेलिया की हूँ, मैं भी उसी की फ्रेंड हूँ, उसी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आई कैन डू इट सेम। तो वो वहाँ पर आउट कर देती है। फिर सोफिया दूसरी, क्योंकि सोफिया का ओवर चल रहा रहता है, जैसी वो एक बॉल डालती है तो एक बॉल पे तो सामने वाला रन मार देता है, फिर जैसे अदर बैट्समैन आता है वो उसे भी आउट कर देती है सोफिया। और सोफिया इस तरीके से 3 विकेट्स आराम से ले लेती है।
और जब वो मैकलाइनी जो हमारी मारिया रहती है वो वहाँ पर ऑलरेडी रहती है, मतलब तैनात रहती है, वो तो एक्चुअली कैप्टन रहती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अपनी कैप्टनशिप को अच्छे से मेंटेन करते हुए चलना, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं चलेगी ना तो वो पूरा हार जाएगा। फिर धीरे धीरे जो अलग अलग बैट्समैन आ रहे रहते हैं और जो हमारी मारिया रहती है वो अपने रन्स बनाए रही रहती है। 74 हो जाते हैं, 74 पे 3 आउट होते हैं, जिसमें जो हमारी जो कैप्टन रहती है मारिया वो आउट हो जाती है और उसे आउट शिखा कर देती है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, वो बेचारी थोड़े से अपने स्कोर्स का रन बनाने के चक्कर में आउट हो जाती है। फिर धीरे धीरे अदर्स बैट्समैन आ ही रहे रहते हैं। फिर ऐसा होता है कि 74 हो जाते हैं रन, जिसमें 4 आउट हो जाते हैं। फिर आता है जो हमारी आशु रहती है, वो भी एक बहुत अच्छी बॉलर रहती है, फिर वो आती है। फिर 81 पे 6 आउट हो जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद जो सोफिया आती है वो भी विकेट्स लेती है। तो ऐसे करके सब आउट हो जाते हैं और फिर एक टाइम आ जाता है कि 101 में 8 विकेट्स आउट हो चुके रहते हैं। और फिर जो हमारी शिखा रहती है वो फिर से आती है और फिर से वो 113 में 10 पूरे के पूरे विकेट्स आउट हो जाते हैं। पहली बार ऐसा था कि जहाँ पर ऑल आउट करना, मतलब सारे विकेट्स को हटाना, ये बहुत मुश्किल होता था। और T20 में ये 20 ओवर्स के मैच में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता था। पर यहाँ पर जो हमारी करेजियस लॉयर थी वो हमेशा से पिछले साल भी ऑल आउट हुई थी और इस साल भी हो जाती। फिर अब आती है हमारी बैटिंग की बात, जिसका जब फिनाले रहता है और बैटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। और बैटिंग करने के लिए हमारे कैप्टन्स उतरती हैं, जो हमारी सिमरन रहती है वो कैप्टन उतरती है और हमारी न्यूजीलैंड की डेवी भी उतरती है। दोनों वहाँ पर होते हैं और दोनों भी ये पहले ही चौके छक्के मार के ये बता देते हैं कि ये गेम हम ही जीतना चाहते हैं। और जैसे वो जीतना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से वो लोग विनिंग पोजीशंस पे होते हैं। 32 पे 32 बॉल रहती है, 32 रन्स बनाती है और डेवी 26 बॉल पे आउट हो जाती है। डेवी 2 बार आउट होते होते बची रहती है, पर तीसरी बार में वो ऑफकोर्स आउट हो जाती है। और सिमरन के साथ अब बैटिंग करने के लिए उसके सामने जो अपोजिट प्लेयर होता है वो एलिसन आती है। एलिसन के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो स्लो और स्टेडी गेम खेले, मतलब उसको सिक्सर चौकर नहीं बनाने थे, उसे जो ऑलरेडी 113 जो हमारा स्कोर था उसे चेस करना था। और उसे चेस करने के लिए सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो अपने विकेट ना खोए और बहुत स्टेबिलिटी के साथ खेले, और यही बात उसके दिमाग में रहता है। तो सिमरन जो रहती है वो 38 बॉल पे 31 रन बना के आउट हो जाती है। और फिर हमारे पास रिया आती है और उस समय स्कोर था 82 पे 2 लोग आउट हो जाते हैं। फिर जब 82 पे 2 आउट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है, एलिसन आती है और सामने रिया रहती है। रिया जो एलिसन रहती है उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे स्टेबिलिटी के साथ खेलना है, इसलिए वो सिक्सर चौकर इतने नहीं मारती, वो आराम से खेल रही रहती है। पर रिया जो रहती है, जो विकेट कीपर भी रहती है, लेकिन वो सुनने वालों में से कहाँ थी, वो तो मतलब अपना झंडा गाड़ना चाहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा मारती है। अब ऐसा हो चुका था कि 25 बॉल्स पे 29 रन चाहिए थे। फिर एक टाइम आता है कि ये लोग चौके छक्के मार के कवर अप कर लेते हैं, जहाँ पे 11 बॉल्स पे 11 रन चाहिए रहते हैं। फिर बाद में होता है कि 6 बॉल्स पे 5 रन चाहिए रहते हैं। और जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जहाँ 4 बॉल पे 3 रन चाहिए रहते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, जो हमारी रिया रहती है वो एकदम से 4 मार देती है और जिससे हमारा डीडी जीत जाता है और ये इतिहास लिख देता है। सबसे बड़ी बात थी कि डीडी का जीतना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मारिया जो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन थी, जिसके पास 6 ट्रॉफीज लेके बैठी थी, वो उस बंदी के साथ आप मुकाबला कर रहे थे और उस बंदी के साथ मुकाबला करते टाइम जीतना इम्पॉसिबल था, पर फाइनली जीतती है। और इस जीत के बाद आगे क्या होता है ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।